बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात करेंगे। स्टेशनरी वेव्स के बारे में पहली बात ये याद रखनी है कि स्टेशनरी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, यानी इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इनको स्टैंडिंग वेव्स इसलिए कहते हैं कि वेव्स की वो स्पेशल टाइप है विच कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है कि स्टैंडिंग वेव्स की वो स्पेशल टाइप्स हैं विच कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। अगर डिफरेंट वेव्स के नाम लिखे हुए हैं ना और आपसे पूछें इनमें से कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं या जिनका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स है, इनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। वैसे तो इसको प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं एक बेसिक सी डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सपोज़ करें आपके पास एक रोप है या स्ट्रिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसको आप लोगों ने दोनों एंड से रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। ये रोप है, इसको दोनों एंड से रिजिड सपोर्ट के साथ आप लोगों ने अटैच किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि अगर इस रोप को मैं सेंटर से प्लग करूं, यानी इस रोप को यूं सेंटर से मैं ऊपर प्लग करूं, तो इस रोप की न्यू पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगी ना, यानी रोप को मैंने यूँ सेंटर से ऊपर प्लग किए और इसकी पोजीशन कुछ यूँ होगी। अब जैसे इस रोप को मैं यहाँ पर जाकर फ्री करूँगा तो इस रोप में 2 ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट होंगी, यानी इस तरफ जो एरो जा रहा है ये भी शो कर रहा है ट्रांसवर्स वेव्स को, और इस तरफ जो एरो है वो भी शो कर रहा है ट्रांसवर्स वेव्स को। तो मैं कह सकता हूँ जब मैंने इसको सेंटर से रोप को प्लग किया है, अब ये रोप इस जगह पर चली गई, यूँ सोचो ना, और जैसे इसको यहाँ से मैंने फ्री किया है तो इसके अंदर 2 ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट हुई हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी बात कि अगर हम किसी रोप को प्लग करके फ्री करते हैं, यानी सेंटर से प्लग करके मैंने फ्री किया है, तो इसमें कितनी ट्रांसवर्स वेव्स, 2 ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट हुई हैं एंड दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वाली वेव इस तरफ जा रही है और ये वाली वेव इस तरफ आ रही है। अब ये दोनों वेव्स जब यहाँ पर जाकर स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के बाद इनकी यहाँ से क्या होनी है, रिफ्लेक्शन होनी है। ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये वाली वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इन दो वेव्स को देखें, ये दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही हैं किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली वेव टुवर्ड्स राइट साइड जा रही है, ये वाली वेव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आ रही है। सेम रोप के अंदर है दोनों, यानी मीडियम दोनों का सेम है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज मीन जब ये आपस में कंबाइन होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी देन दैट वेव इज़ नेम्ड एज स्टैंडिंग वेव्स भी उसे कह सकते हैं या उसे हम स्टेशनरी वेव्स भी कह सकते हैं। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि स्टेशनरी वेव्स बनने की कंडीशंस क्या हैं, तो इन्हीं दो वेव्स को देखकर आप कंडीशन लिख सकते हैं। देखिए ये जो दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं, ये स्टेशनरी वेव्स तभी बनाएंगी जब इन दोनों वेव्स का, यानी जो 2 वेव्स हैं, हैव सेम, इन 2 वेव्स का क्या सेम होना चाहिए, हैव सेम एम्पलीट्यूड। इस केस में देख लें ये जो दोनों मैंने बनाई हैं उन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि एक ही मेथड से प्रोड्यूस हो रही है ना। हैव सेम एम्पलीट्यूड हो, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, यानी जो 2 वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है दे मस्ट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, और लास्ट कंडीशन ये होनी चाहिए सुपर इम्पोज विद ईच अदर। ये बच्चे चंद बातें मैंने लिखी हैं। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। कि स्टेशनरी वेव्स कब बनेंगी, जब 2 वेव्स हों जिनकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम हो, वो ट्रेवल कर रही हों अपोजिट डायरेक्शन में और उसके बाद आपस में सुपर इम्पोज कर जाएं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी देन दैट वेव इज़ नेम्ड एज स्टैंडिंग वेव्स, या उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए इसकी कंडीशन याद रखनी है। दीज आर बेसिक कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अब जो बच्चे स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनके अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जो नॉर्मल वेव्स होती हैं ना, उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि उनके अंदर जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जो नॉर्मल ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनके अंदर क्रस्ट भी बनते हैं और उनके अंदर ट्रफ भी होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनके अंदर कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होते हैं। इसी तरह स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो हैं वो नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। तो उसको मैं एक डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ। ये बच्चे मैंने आपके लिए इसकी एक डायग्राम ड्रॉ की है। इसके अंदर ये जो आपको लूप्स नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली इस चीज़ को हम लूप बोलते हैं ना।
लूप मीन ये जो क्लोज पाथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन के बाद बने, यानी जब दो वेव्स ने कंबाइन किए हैं तो इस तरह के लूप्स बने हैं, ठीक है, ये लूप बोल रहे हैं इस क्लोज पाथ को। अब इस लूप के ऊपर आपको कुछ ये वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स का जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है, 0 है। ऐसे पॉइंट्स को हम किसका नाम दे रहे हैं, नोड्स का नाम दे रहे हैं। यानी इन स्टेशनरी वेव्स के ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कह लें या आप कह सकते हैं आर एम्पलीट्यूड, वो किसकी इक्वल होता है, 0 होता है। तो हम कहते हैं नोड्स स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, दोनों में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। तो पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नोड्स का कितना होगा या नोड्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है वो 0 होगा। स्टेशनरी वेव्स में जो नोड्स के पॉइंट्स होते हैं उनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनमें स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो जो नोड्स होते हैं उनको स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब होगा कि ये वाले पॉइंट्स अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। अब ये वाले पॉइंट्स अगर स्टेशनरी हैं यानी फिक्स हैं, इनके अंदर मोशन ही नहीं हो रही, यही वजह हम ये कहते हैं कि ये वाली वेव्स होती हैं, दीज वेव्स कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी, कि ये वाली वेव्स इसलिए एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती कि इसके हर लूप के एंड पे 2 स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं या स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये वाली जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। अब ये बात रहेगी कि नोड्स बनते कहाँ पर है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि नोड्स जो हैं वो बेसिकली बनेंगे किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पर होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसका मीन पोजीशन कहते हैं। फिर एमसीक्यू आ होता है कि नोड्स के ऊपर स्ट्रेन क्या होगी ना, तो आप लोगों ने याद रखना है जो नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। यही चंद पॉइंट्स आपके आ सकते हैं कि नोड्स कौन से पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, इनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। नोड्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, नोड्स फॉर्म एट मीन पोजीशन, और इनकी जो स्ट्रेन होगी वो मिनिमम होगी इन पॉइंट्स पे। दूसरे इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको बच्चे हम नाम देते हैं एंटी नोड्स का। एंटी नोड्स को अगर हम डायग्राम में शो करें तो कुछ यूँ शो होंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बच्चे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होगा। तो एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और ये वाले पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि ये वाले पॉइंट्स कौन से होंगे, मोबाइल पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये मूव कर रहे होते हैं, ये स्टैटिक पॉइंट्स नहीं होते। और अगर इन पॉइंट्स की स्ट्रेन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब स्टेशनरी वेव्स किसी रोप में प्रोड्यूस होती हैं तो जो एंटी नोड्स वाले पॉइंट्स होंगे उन एंटी नोड्स वाले पॉइंट पे स्ट्रेन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बच्चों देखना है कि इनमें वेवलेंथ्स को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी 2 नोड्स में या 2 कंडक्टिव एंटी नोड में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए ये मैं एक सिंपल वेव बनाता हूँ, ये मैंने एक ट्रांसवर्स फेज बना दी है। हमें पता है कि इस ट्रांसवर्स फेज में कंप्लीट वेव बनी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लैम्डा होगा। ये ट्रांसवर्स फेज है जिससे आप फेमिलियर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस लैम्डा है। अब अगर मैं इसको स्टेशनरी वेव्स में कन्वर्ट करता हूँ तो स्टेशनरी वेव में कुछ यूँ कन्वर्ट होगी, डिस्टेंस तो वही लैम्डा रहा ना। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर λ/2 नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, λ/2 होगा। या यहाँ 2 पॉइंट से देख लें तो ये भी कितना होगा, λ/2 ही होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये जो 2 कंडक्टिव नोड्स होते हैं, ये 2 कंडक्टिव नोड्स आप समझ लेना, इनमें डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा। अगर इनको हम एंटी नोड्स ले लेते हैं, ये हाफ बनता है ना, ये भी क्या होगा, λ/2 ही होगा। तो इस बात को आप अपने पास लिख लें अब, कि अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस इनमें बताएं, तो आपसे पूछे 2 कंडक्टिव नोड्स में डिस्टेंस कितना होगा, तो याद रखना है 2 कंडक्टिव नोड्स में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा। वो आपको क्लियर होगा नहीं, यहाँ से इस डायग्राम को माइंड में रखें तो आपको याद रह जाएगा। 2 कंडक्टिव नोड्स में डिस्टेंस λ/2 है, और 2 कंडक्टिव एंटी नोड्स में अगर पूछेगा तो वो भी λ/2 होगा। लेकिन अगर एक एंटी नोड या नोड कंडक्टिव में पूछेगा, ये जितने मैं लिख रहा हूँ कंडक्टिव के दरम्यान में लिख रहा हूँ, तो बच्चों देखो अगर इस नोड और नेक्स्ट कंडक्टिव एंटी नोड में पूछता है तो इन दोनों के दरम्यान में तो फिर कितना होगा, λ/4 ही होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इस डिस्टेंस को हम λ/4 कहेंगे। तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, 2 कंडक्टिव एंटी नोड में λ/2, कंडक्टिव नोड में भी λ/2, और कंडक्टिव जो हैं
नोड और एंटी नोड में अगर पूछेगा तो लैम्डा बाई 4 होगा। अब हम इसको एंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पता है लैम्डा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 2 पाई रेडियन से। यानी लैम्डा जो होता है उसको अगर हम 2 पाई रेडियन से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? लैम्डा लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पाई रेडियन। तो अगर कभी इनमें आपसे रेडियन की फॉर्म में डिस्टेंस पूछे ना, तो 2 कंडक्टिव नोड्स में रेडियन की फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो वो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कितने रेडियन होगा? पाई रेडियन होगा। इसी तरह ये भी लैम्डा बाई 2 है तो ये भी कितने रेडियन बनेगा? पाई रेडियन। ये लैम्डा बाई 4 है तो उसको हाफ करना पड़ेगा ना, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा एंगुलर वो पाई बाई 2 रेडियन होगा। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन लैम्डा की फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में पाई की फॉर्म में आ जाएँ, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ जाएँ, तो वो भी याद रखना है कि लैम्डा बाई 2 है तो इसको हम पाई रेडियन लिखेंगे, और ये लैम्डा बाई 4 है तो इसको आप लोगों ने पाई बाई 2 रेडियन की फॉर्म में शो करना है। अब बच्चों इस पर फर्दर थोड़ी डिटेल बात करते हैं। मैंने इसी बात को समझाने के लिए सिंगल लूप ड्रॉ कर दिए। आप एक से ज़्यादा लूप बना लें, सिंगल लूप बना लें, लूप किस पे डिपेंड करते हैं, लूप्स ज़्यादा कम होंगे, लूप्स कम कब होंगे, वो भी हम बाद में बात करते हैं। अभी हम कुछ बेसिक पैरामीटर पे पहले बात कर लें। देखें, जब स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर हमें पता है कि ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट भी नोड है, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले पॉइंट्स हैं ये एंटी नोड्स के पॉइंट्स हैं। आप एक चीज़ नोट करें कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर ये सपोज करें एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये इसकी मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल अपवर्ड मोशन भी कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल यहाँ से किधर डाउनवर्ड मोशन भी कर रहा है। इसी तरह इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे अपवर्ड मोशन भी करेंगे, और वो सारे कौन सी? डाउनवर्ड मोशन भी करेंगे। तो बच्चों मैंने कुछ पार्टिकल की मोशन को यहाँ शो किया कि ये पार्टिकल जो हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अगर हम रोप को ले रहे हैं तो ये रोप के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो पहली बात तो याद रखनी है कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ना, दीज पार्टिकल्स परफॉर्म SHM। इनकी जो मोशन है वो हमें टू एंड फ्रो मोशन तो नज़र आ ही रही है, लेकिन ये जो जितनी भी इसका ये नहीं कि ओवरऑल SHM है, हर पार्टिकल की मोशन SHM है, इसकी भी SHM है, इसकी भी SHM है एंड सो ऑन। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जो मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे वो SHM परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपका MCQ आ जाता है ना कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो रोप के पार्टिकल की मोशन कौन सी होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है जो रोप के पार्टिकल्स होंगे उनकी जो मोशन होगी वो SHM होगी। दूसरी बात हमने यहाँ से ये सीखनी है कि इसके पार्टिकल SHM तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इन सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है? यानी ये आप लोगों ने देखना है कि क्या सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है या डिफरेंट है। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है, तो ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। बच्चों में क्लियर हो गया कि अगर आपका एम्पलीट्यूड का MCQ आता है तो स्टेशनरी वेव्स के जितने भी पार्टिकल्स होंगे ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, वो डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है। एक और चीज़ की बच्चे बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। अब अगर इन सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, वो आपको नज़र भी आ रहा है, तो इन सारे पार्टिकल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब है कि स्टेशनरी वेव्स एक लूप को माइंड में रखें ना, एक ही लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, जब MCQ आएगा यूँ आएगा कि एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आप क्या चूज़ करोगे? डिफरेंट। वो फिर पूछेगा उनकी एनर्जीज क्या होगी, तो हर पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जिस पार्टिकल का जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जाएगा एनर्जी उसकी उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये जो आपके नोड्स वाले पॉइंट्स हैं, नोड्स वाले पॉइंट्स का तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है? 0 है। अगर नोड्स वाले पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो एनर्जी की ट्रांसफ़र होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये तो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं ना, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी का मतलब ये है कि इन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो इन पॉइंट्स की फिर एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ से आगे एनर्जी फिर प्रोपोगेट इसी वजह से नहीं कर रही। ठीक होगी बात। और सारे पार्टिकल जो हैं, ये जो इसके इन बिटवीन पार्टिकल्स हैं
उनकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन सब पार्टिकल्स की एनर्जीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे ये देखना है कि जब ये पार्टिकल देखें, ये सारे पार्टिकल सपोज करें अगर अपवर्ड जा रहे हैं, एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये इस पार्टिकल की मोशन अपवर्ड है ना स्टेशनरी वेव्स में, अगर इस पार्टिकल की मोशन अपवर्ड है तो फिर जितने भी होंगे सब की मोशन अपवर्ड ही होगी। तो ये स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये सारे पार्टिकल की फिर मोशन कौन सी होगी, अपवर्ड ही मोशन होगी। और जब इनमें से ये वाला पार्टिकल सपोज करें अपनी डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है तो सेम इंस्टेंट पे सारे कौन सी मोशन शो करेंगे, डाउनवर्ड मोशन शो करेंगे। यूँ समझें कि अगर सारे यूँ अपवर्ड जा रहे हैं तो सारे अपवर्ड जा रहे हैं, जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो सारे डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो इनका ये सेम चीज़ होती है, अगर अपवर्ड जा रहे हैं सारे अपवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड आएंगे तो सारे किधर आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अब मैं इसको डायग्राम में यूँ शो करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस वक्त सबकी मोशन कौन सी है, अपवर्ड मोशन है ना। अगर सबकी डाउनवर्ड मोशन शुरू होगी तो जैसे ही कोई एक पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा, सपोज करें इसकी डाउनवर्ड शुरू हुई है, तो इन सब की भी उस वक्त मोशन कौन सी शुरू हो जाएगी, डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हो कि इसमें ये नहीं होता कि ये अपवर्ड जा रहा है ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा ये डाउनवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो सारे अपवर्ड जाएंगे, अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं तो सारे डाउनवर्ड आएंगे। अच्छा, अब हमें ये तो नज़र आ गया है कि ये वाले पार्टिकल इसके SHM परफॉर्म कर रहे हैं, कभी अपवर्ड जा रहे हैं और कभी डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो MCQ आ रहा था जब ये मीन पोजीशन से पास करेंगे, यानी जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से पास कर रहे होंगे, मीन पोजीशन समझ आ रही है ना, ये वाली जो पोजीशन है, जब ये पार्टिकल जो है नोड वाले पार्टिकल को तो आप इस कैलकुलेशन से निकाल ही देना क्योंकि वो तो रेस्ट में है ना, नोड्स वाले जो पॉइंट्स हैं उनके बिना की बात हो रही है अब। ठीक है, तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास करेंगे तो मुझे ये बताएं कि मीन पोजीशन पे जब ये पास करेंगे, एक चीज़ तो कंफर्म है SHM है ना, और SHM जब कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म करे, जब मीन पोजीशन से पास करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होगी। तो जब ये सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये तो मैं समझ आ गया कि सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सवाल ये है क्या सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? फिर बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, बात को मिक्स ना कर लीजिएगा। हर पार्टिकल इंडिविजुअल SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले ओवरऑल बात की कि अगर आपसे पूछे कि अगर एक वेव के पार्टिकल जो स्टेशनरी वेव्स बना रहे हैं, जब वो मीन पोजीशन से पास करेंगे तो हम बोलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि क्या इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसके साथ सेम होगी? तो इस पार्टिकल की इसके साथ काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। शायद आपको याद हो, आप लोगों ने SHM के टॉपिक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ा था, 1/2 kx0 तो काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन था ना, x0 एम्पलीट्यूड था ना। जिस वैसे तो ये फार्मूला स्प्रिंग के लिए था, लेकिन सब के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, बस k को रिप्लेस करना होता है ना जब कोई और सिस्टम यूज़ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट रिलेशन है। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा जिस पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, यानी इस पार्टिकल की इस पार्टिकल के साथ काइनेटिक एनर्जी मैच नहीं करेगी। तो मैंने लिख दिया कि ऑल पार्टिकल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, लेकिन जो भी पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा तो अपनी उस पूरी मोशन की उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरी बच्चों बात ये सोचने वाली है, क्या ये सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक ही वक्त में गुजरते हैं? तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो ये सारे किधर जा रहे हैं, अपवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो सारे किधर आ रहे हैं, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द मीन पोजीशन एट सेम इंस्टेंट। इस बात को लिख लेते हैं। मैंने बच्चों लिखा है ऑल पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन एट सेम इंस्टेंट। सारे पार्टिकल सेम इंस्टेंट पे क्रॉस करेंगे। मुझे जल्दी से बताओ, विद सेम वेलोसिटीज और डिफरेंट वेलोसिटीज। जब काइनेटिक एनर्जी सबकी बच्चों डिफरेंट है तो सबकी वेलोसिटीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो मैं पूरी बात लिख देता हूँ, ऑल पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन एट सेम इंस्टेंट। बहुत अच्छा MCQs। विद डिफरेंट वेलोसिटीज, विद v डिफरेंट, सबकी जो वेलोसिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो जब मीन पोजीशन से पास करेंगे तो सब सेम इंस्टेंट पे यानी एक ही वक्त में पास करेंगे, लेकिन सबकी वेलोसिटीज क्या होंगी,
डिफरेंट होगी। एक तो ये चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है और ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप लोगों के यूजुअली यूज़ हो रहे होते हैं। एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, एनर्जीज़ के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस पूरी वेव को एक ही चीज़ समझ के पढ़ रहे होते हैं ना। तो आप लोगों ने पार्टिकल लेवल पे जाके बात करनी है कि हर पार्टिकल के बिहेवियर क्या है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जब एमसीक्यूज आते हैं तो वो पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो वो पूरी वेव के जो फार्मूले हैं वो तो भी पढ़ ही लेंगे, वो तो हर किसी को चीज़ें पता है ना। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा बात करें कि आपको ये पता हो स्ट्रेन की क्या कहानी है, स्पीड की क्या कहानी है, एनर्जीज़ की क्या स्टोरी है, पोटेंशियल एनर्जीज़ कैसी है, इस पे थोड़ी अच्छी एफर्ट्स करें। बाकी फार्मूलाज या कैलकुलेशन वो तो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो हम उसको इसके बाद उसको स्टार्ट भी करते हैं। अच्छा, आपको मीन पोजीशन पे थोड़ी सी स्टोरीज़ की समझ आ गई। बच्चों थोड़ा सा इनकी पोटेंशियल एनर्जीज़ को लिंक करते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं इनको स्टैंडिंग वेव्स इसलिए कहते हैं कि दीज वेव्स कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती तो इनकी एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। एनर्जी जब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इन वेव्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल में, और जो पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक में। ये बात याद रखनी है कि इन स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। और याद ये बातें रखनी है कि जब ये पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, देखिए हर पार्टिकल की अपनी एक्सट्रीम पोजीशन होगी ना, हर पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन डिफरेंट होगी क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है। तो जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, इस पार्टिकल को सोच लें, इसको सोच लें, इसको सोच लें, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो उस वक्त बच्चों आप लोगों ने याद रखना है इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब ये पार्टिकल कहाँ से गुजरे होंगे, अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, उस वक्त अभी हम लोगों ने पढ़ा है इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ओवरऑल बात याद रखनी है कि जब ये पार्टिकल, स्टेशनरी वेव्स के पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उनकी क्या मैक्सिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। जिस तरह एसएचएम में होता है, जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होता है ना, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है और हम काइनेटिक को ज़ीरो बोलते हैं। और जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है उस वक्त अगर काइनेटिक मैक्सिमम है तो फिर पोटेंशियल फिर बच्चों क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो मैं कह सकता हूँ ना, जब ये मोशन हो रही होगी एक्सट्रीम टुवर्ड्स मीन, तो वही बात अभी की है कि एक्सट्रीम से मीन तक आते हुए पोटेंशियल काइनेटिक और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहेगी। बट इस पूरे सिस्टम की अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी पूरे सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। जिस तरह भी बात की है, जब ये सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे, सेम इंस्टेंट पे क्रॉस करेंगे, वो लिख सी है, लेकिन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन उनके अपने पूरे मोड के दौरान मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और स्पीड भी सबकी मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो होगी, लेकिन क्या सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? जिस तरह काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एम्पलीट्यूड का स्केयर आता है, इसी तरह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हाफ के एक्स नॉट स्केयर होता है ना। वो भी अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बाकियों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ कंपेयर करें तो क्या सब पार्टिकल की आपस में सेम है? सब पार्टिकल की आपस में पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, बल्कि सब पार्टिकल्स की आपस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये बच्चों थोड़ा सा आप लोगों ने इनकी एनर्जीज़ के बारे में याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट होती है। और ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है इसी लूप के अंदर कन्फाइंड रहती है, वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। अब बच्चों हम बात करते हैं जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो किन वेव्स की टाइप्स में आती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स याद रखना है, बेसिकली जो टाइप हैं वो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। इन स्टेशनरी वेव्स आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मीन दे रिक्वायर मीडियम। इन वेव्स को क्या रिक्वायर होता है, मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव्स की अगर वो बात करता है ना कि स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर हैं कौन सी, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं। एक मैकेनिकल वेव्स आपकी ट्रांसवर्स टाइप की भी हो सकती हैं
और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। तो अब अगर आपसे वो पूछता है ना, ये हम इनकी टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में अभी डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी जैसे हम स्टेशनरी वेव्स को फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर बस थोड़ा सा लिंक है इसका ना। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना, जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, या जो स्टेशनरी वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स खुद के हैं मैकेनिकल हैं, ये एक अलग बात है। मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं कि इनको क्या रिक्वायर होता है, मीडियम रिक्वायर होगा इनकी फार्मेशन और प्रोपोगेशन के लिए। फिर हम बात करें कि स्टेशनरी वेव्स की बात करें कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाए कि स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर क्या हैं, तो आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना है बोथ, कि स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। और याद ही रखना है कि अगर स्टेशनरी वेव्स जो है ना, एसटी वेव्स में लिख सकता हूँ, अगर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही हो, इनकी फॉर्मेशन हो रही हो इन एरोप में, अगर स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन हो रही हो इन रोप में, जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो रोप के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन होती है, देन सच स्टेशनरी वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी जो स्टेशनरी वेव्स रोप के अंदर बनेंगी वो ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। आगे हम चलकर एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे आर्गन पाइप के अंदर, ठीक है। आर्गन पाइप भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको एयर कॉलम भी कहते हैं। तो आर्गन पाइप या एयर कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन होती है, देन सच स्टेशनरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होंगी। तब अगर आपका एमसीक्यू जनरल से एमसीक्यू आता है कि स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर कौन सी हैं, तो बोथ ऑप्शन चूज़ करेंगे कि वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, अगर क्वेश्चन में जस्ट स्टेशनरी वेव वर्ड यूज़ हो रहा हो। लेकिन अगर वो कह दे कि स्टेशनरी वेव्स इन अ रोप, जो रोप के अंदर स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो स्टेशनरी वेव्स बाय नेचर क्या होगी, फिर ट्रांसवर्स होंगी। अब बोथ ऑप्शन नहीं हो सकता। या अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन हो रही है आर्गन पाइप या एयर कॉलम के अंदर, तो वो बाय नेचर क्या है, वो ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल है, ये बोथ हैं, तो फिर भी बोथ ऑप्शन नहीं होगा। जब उसने आर्गन पाइप या एयर कॉलम का वर्ड यूज़ कर दिया है, तो ऐसी स्टेशनरी वेव्स जो होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, ठीक, या लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होंगी, ठीक है। अब बच्चों अभी हम पहले जो डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हम उन स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो रोप में बनती हैं, और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे उन स्टेशनरी वेव्स को जो आर्गन पाइप में जिनकी फॉर्मेशन हो रही है।